डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करें तो कच्चा पक्का मकान जिसके सामने आंगन होता है और घर के पीछे के हिस्से को छोटे पशुपालन, किचन गार्डन या बागवानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना सिस्टमैटिक होता है कि घर की जरूरतें पूरी होती रहती है और छोटी मोटी आय बनी रहती है। इसी सिस्टम को और मजबूत बनाते हुए विशेषज्ञों ने कई मॉडल्स दिए जो छोटे किसानों और पशुपालकों के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। इन्हीं मॉडल्स को समझने और किसानों को इनसे जोड़ने के लिए डीडी किसान की टीम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले पहुंची, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जिला 761 गाँव को समेटे है। इन गांव के ज्यादातर लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो इनकी आजीविका का मुख्य जरिया है। नमस्कार, दिल्ली से डीडी किसान की टीम पहुंची है बांदा। बांदा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पानी की कमी, बंजर भूमि, ये खेती किसानी को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। पर यहाँ के किसानों ने रोजगार के लिए एक स्थायी साधन जो ढूंढ निकाला है, और वो है बैकयार्ड मुर्गी पालन और बकरी और भेड़ का पालन, जिससे उनकी आय में उन्नति हो रही है। आइए इसके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। छोटे पशुपालकों के लिए स्थान और जरूरत के हिसाब से मॉडल्स बताए जाते हैं। आइए विशेषज्ञ से जानते हैं इन मॉडल्स के बारे में। 10-20 मुर्गियों का पारंपरिक मॉडल, 10-50 मुर्गियों का छोटा मॉडल, 50-100 मुर्गियों का सेमी इंटेंसिव मॉडल, 100-200 मुर्गियों का इंटेंसिव मॉडल, सहकारी मॉडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुर्गी पालन के लिए, बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए सबसे अच्छा मॉडल जिससे किसान करके अपना आमदनी अच्छा बढ़ा सके, उसके लिए कौन सा मॉडल के लिए आप चुनाव ये करेंगे? जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, हमारे देश की भौगोलिक और सामाजिक जितनी विषमता है, उसके हिसाब से पूरे देश में कोई भी एक ऐसा मॉडल नहीं है जो पूरे देश में अप्लाई कर सकें। तो हमें विभिन्न मॉडलों पे काम किया है और विभिन्न मॉडल देश के विभिन्न हिस्सों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये रखे जा रहे हैं, जिसमें मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा देखते हैं हम लोग कि जैसा इसका नाम है बैकयार्ड पोल्ट्री, मतलब घर के पीछे के हिस्से में या घर के आंगन में अगर हम पोल्ट्री की यूनिट शुरू करते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो मॉडल है वो पारंपरिक मॉडल है, जो ट्रेडिशनल मॉडल जिसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं। कि ये पारंपरिक मॉडल मतलब 10 से 20 मुर्गियों से शुरू किया जा सकता है और इतनी ही क्षमता, कम इसमें लागत लगती है। अपने ग्रामीण जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी इसको अपने घर में प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा एक मॉडल है स्मॉल स्केल रूरल मॉडल, जिसको हम कहते हैं, जो छोटे पैमाने का ग्रामीण मॉडल होता है। ये 10 से 50 मुर्गियों का एक मॉडल है कि इसके बीच में हम मुर्गियां रख के वहाँ पर प्रारंभ कर सकते हैं और घर की जो आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता, वो भी पूर्ण होती है। और इसके अलावा अगर हम बाहर भी उसको कुछ बेचना चाहें, कुछ अर्जन करना चाहें धन का, तो वो भी किया जा सकता है। इसी के अलावा एक मॉडल सेमी इंटेंसिव सिस्टम, जिसको हम कहते हैं अर्ध गहन सिस्टम, एक मॉडल आता है। उसमें हम 50 से 100 मुर्गियों के आसपास बढ़ते हैं, संख्या बढ़ाते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि उतनी हमारे पास क्षमता रहे उस किसान के पास, उस पशुपालक के पास, कि वो उस जगह को, जो हमारा साइंटिफिक है कि भाई 2 फुट होना ही चाहिए रहने के लिए, मुर्गी के लिए जगह वो रहना चाहिए उसके पास। इसी तरह से एक ग्रामीण स्तर का एक मॉडल और है जो इंटेंसिव सिस्टम है, जो 100 से 200 मुर्गियों के लिए किया जाता है।
होता है। इसके अलावा 2 मॉडल और हैं जिसमें एक हम सहकारी मॉडल कहते हैं, जो सहकारी जिसमें कई लोग मिलके उस मॉडल को चलाते हैं ग्रामीण स्तर पर, बहुत पॉपुलर है गुजरात वगैरह में इस तरह के मॉडल। और इसके ऊपर एक मॉडल आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कई ग्रुप वाइज डिवाइड करके भी ये जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं ये इन मॉडल को चलाते हैं। इसी तरह से एक मॉडल है IFS मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जो आपने पहले भी चर्चा की कि मुर्गी पालन बकरी पालन को कैसे साथ में ले सकते हैं। तो इस तरह से 4-5 जो उद्यम हैं उनको साथ में लेके एक साथ उसमें मुर्गी पालन भी एक हिस्से के रूप में, एक उसके अवयव के रूप में काम करता है। तो ये कुछ मॉडल हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बैकयार्ड पोल्ट्री में बहुत प्रसिद्ध हैं, पॉपुलर हैं। इन मॉडल्स को उद्यमिता के हिसाब से कैसे अपनाया जाए, इसके लिए आर्थिक सहायता कहां से मिलेगी और उसके लिए क्या-क्या जरूरी है, बता रहे हैं विशेषज्ञ। उद्यमिता ये है कि सिंपल सी भाषा में ये है, साधारण भाषा में हम अगर बात करें तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, एक सोच आई, नई सोच आई। उस सोच को हमने क्या किया, लागू किया, वास्तविक स्तर पर लागू किया। उससे फिर अर्जन किया और अर्जन करके कुछ लोगों को उसमें हमने इन्वॉल्व किया, जॉब दिया, नौकरी दिया, ताकि वो भी उसमें आर्थिक सशक्तिकरण के क्रम में आ सकें। और अगर पोल्ट्री से उद्यमिता की बात करें तो ये एक अद्भुत जो है, ये एक अद्भुत इंटरप्राइज है और इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि आपके पास जो आइडिया है, ठीक है, उसको लेके आप पहले प्लान बनाइए उसका कि हमें कहाँ करना है, क्या करना है। तो आप पूरा प्लान बना के बैंक के पास जाइए। बैंक के पास इसलिए जाइए कि जो आर्थिक लाभ, जो आर्थिक सहयोग है, उसके लिए बैंक एक माध्यम है, मुख्य माध्यम है जो आपका आर्थिक रूप से सहयोग कर सकता है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि बैंक ये देखता है कि अगर पोल्ट्री शुरू करना है तो पोल्ट्री के ऊपर आपने ट्रेनिंग लिया है कि नहीं, प्रशिक्षण लिया है कि नहीं, वो एक मुख्य आधार है। तब आपको बैंक लोन देगा। उसके साथ कुछ और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आधार है, पैन है, वो लगेगा उसमें, फिर आपको वहाँ से लोन मिल जाएगा। फिर इसके अलावा सरकार की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे मुद्रा स्कीम है एक सरकार की, उसमें आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं इस मद में। और दूसरी जो मुख्य रूप से है वो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, एक स्कीम है, उसमें आप 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें 50% जो है सरकार से अनुदान आप ले सकते हैं। मुर्गी पालन की जो भी, जब बैकयार्ड पोल्ट्री की बात करते हैं, घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, वहाँ सबसे पहली चीज आती है कि उस किसान के पास क्या क्या उपलब्ध है। उन चीज़ों से ही वो खान पान करेगा। यानी जब बैकयार्ड पोल्ट्री की बात आएगी तो यहाँ पर कोई आहार बाहर खरीद नहीं लाना है। तो एक पहली बात तो ये क्लियर करनी है हमें कि हमारे किसान भाई इसको जो केवल 2-4 मुर्गियाँ करते हैं, इन 2-4 मुर्गियों से आगे बढ़ के इसकी संख्या को 8-10 तक ले जाएं, जिससे उनको पौष्टिक आहार में लाभ होगा। क्योंकि मांस जो है वो प्रोटीन का बड़ा अच्छा स्रोत है। यहाँ तक कि जो नवजात शिशु हैं हमारे, वो भी उबले हुए अंडों को खाकर जो उनकी दैनिक आवश्यकता उसको पूरा कर सकते हैं। अब रही बात नस्ल की, देखिए जो अभी कुछ देर पहले डॉक्टर महंग जी बता रहे थे, इंटेंसिव फार्मिंग, वहाँ पर हम लोग जो प्रजातियां यूज करते हैं वो अलग हैं। और जब घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन करना है तो अधिकतर उनमें उन प्रजातियों को लिया जाता है जो बहुत ही सहनशील हैं, रोग और दिक्कतों से, बहुत गर्मी से प्रभावित नहीं हो रही हैं, बहुत अन्य जो वातावरणीय कारक हैं उनसे उनको दिक्कत नहीं हो रही है। इसमें सबसे देखिए पूरे विश्व स्तर पर भारत पहचाना गया। भारत की जो उच्च वर्ग है वो पसंद कर रहा है कड़कनाथ। बहुत सारे हमारे युवा हैं जो कड़कनाथ, बनराजा, कारी देवेंद्रा, कारी श्यामल, ग्राम प्रिया, ये वो नस्लें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि कम से कम देखभाल में ये अपना कुछ चुग लेती हैं। कुछ घर का जो रोटी चावल बचा उसको आपने दे दिया, उसको खा लिया। अभी कुछ तो पहले आप कह रहे थे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जब पोल्ट्री को जोड़ते हैं तो वहाँ उद्देश्य इसी बात का है कि एक अवयव से बचा हुआ चीज दूसरे के काम आएगा, दूसरे से बचा तीसरे को काम आएगा, तीसरे का चौथे को काम आएगा। बैकयार्ड मुर्गी पालन से महिला सशक्तिकरण कैसे संभव है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के द्वारा
हमारी महिलाएं अपने कुपोषण की समस्या का निवारण कर सकती हैं। दूसरा, विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर के अपने परिवार को भी सशक्त बना सकती हैं आर्थिक स्तर पर। इसके लिए भारत सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इसमें 50% तक महिलाओं को सब्सिडी दी जाती है। और बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म योजना जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इन सभी के द्वारा हमारी महिलाएं अगर जुड़ती हैं तो जो उनका सशक्तिकरण की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वो काफ़ी हद तक इसका निवारण किया जा सकता है। यदि हम बात करें जो महिलाएं इसे व्यवसाय के तौर पे नहीं अपनाना चाहती परंतु घर पर ही बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहती हैं, वह इसे अपने घर की जो बच्चे हैं या जो परिवार है उनका, उसकी दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता, लौह तत्वों की आवश्यकता, सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता, इन सब को पूरा कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त हमारी महिलाएं कृषि से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उनमें भी अच्छा कार्य कर सकती हैं। उनके लिए भी सरकार ने काफ़ी सारे ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जिससे वो लाभान्वित हो सकती हैं। अभी जो नई योजना है कृषि सखी योजना, पशु सखी योजना, उसके माध्यम से भी जुड़ सकती हैं। उसके अलावा महिला सशक्तिकरण योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जहां पर वो कार्य कर सकती हैं और समय समय पर प्रशिक्षण, आर्थिक मदद प्राप्त कर सकती हैं। प्रसंस्करण के क्षेत्र की यदि बात करें तो हमारे यहाँ की महिलाएं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति अपना करके अच्छा लाभ कमा सकती हैं। हमारे यहाँ कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मोटा अनाज प्रसंस्करण को या दुग्ध प्रसंस्करण को अपनाया है और काफ़ी आगे बढ़ी हैं। हमारी टीम ने जाना कि विशेषज्ञों की राय के बाद किसानों ने अपने सवाल और समस्याएं रखी, जिनका त्वरित समाधान किया गया। आइए रुक करते हैं सवाल जवाब के बीच लगी इस चौपाल का। आपने जाना विशेषज्ञों से कैसे हम देखरेख करें, कैसे किन नस्लों का चयन करें। अब आपके मन में क्या सवाल हो रहा है किसान भाइयों, कौन पूछेंगे सवाल? जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र है। मैं बकरी और मुर्गी पालन का काम करता हूं, लेकिन मैं अभी बहुत छोटे स्केल पे काम शुरू किया है। अभी मैंने 10 मुर्गी और 5 बकरी पे काम किया, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरी मुर्गियां भी देसी हैं और बकरियां भी देसी हैं, जिनमें बकरी मेरी है कि वो साल भर में 1.5 साल में एक बच्चा देती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं 1 साल में ज़्यादा बकरी के बच्चे पैदा कर सकूँ या मुर्गियों के ज़्यादा से ज़्यादा अंडे का उत्पादन ले सकूँ। बहुत अच्छा सवाल है पुष्पेंद्र जी। जो हमारे युवा उद्यमी ने कहा कि वो देसी बकरी रखे हैं, तो सही बात है। अगर देसी बकरी रखे हैं और खान पान में नहीं अच्छे प्रबंधन करेंगे तो उनको वह लाभ नहीं मिलेगा। और इसीलिए भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बांदा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान किए जाते हैं। इस क्षेत्र के लिए बुंदेलखंडी बकरी, मैं अपने युवा किसान साथी से कहना चाहूँगा कि बुंदेलखंड बकरी का पालन करें। इसके बच्चे हमारे कृषि विश्वविद्यालय से उनको प्राप्त हो जाएंगे और इनको पालन करने फ़ायदा इस बात का है कि यह मांस वजन जल्दी बढ़ाती है, आपके कम देख रेख में भी अच्छा वजन आता है। और इसमें जो इन्होंने कहा कि 1.5-2 साल में एक बच्चा, तो बुंदेलखंडी बकरी जो है आपको हर साल 1 या तो 2 बच्चे आपको मिलेंगे। अब रही बात मुर्गी पालन पहले भी चर्चा हुई कि जो अच्छी प्रजातियां हैं, कड़कनाथ है, बनराजा है, कारी देवेंद्रा है, कारी श्यामल है, इन उन्नत नस्ल की जब मुर्गियों को आप रखेंगे और इनके पोषण पर ध्यान देंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। आपने बहुत अच्छा जानकारी नस्लों की दी, उसके रखरखाव की और आमदनी कैसे ले इसकी जानकारी दी। तो किसान भाइयों, आप में से किसी का और सवाल? यहाँ बुंदेलखंड में जो हमारे बांदा के किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो गरीब स्थिति में है। और मैं थोड़ा सा जानकारी सर से लेना चाहता हूँ कि कम पैसे में थोड़ा सा बड़ा रोजगार कैसे करें। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपका सही सवाल है कि किसान कम पैसे में अधिक आमदनी कैसे ले, इसके लिए उपाय क्या है और सरकार की क्या क्या योगदान है। आप बताइए कि किसान का जो सवाल है, कम पैसे में अधिक आमदनी कैसे हो सकती है, सरकार का योगदान और इसमें क्या क्या है और किस तरह की योजनाएं काम कर रही हैं।
जी, जैसे हम पशुपालन के ही परिदृश्य में देखें तो आपने जो सबसे पहले नाम लिया बैकयार्ड पोल्ट्री, तो बैकयार्ड पोल्ट्री अपने आप में इस तरह का एक रोजगार का सृजन है जहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट होता है। वहाँ पर अपने ही घर के पीछे के हिस्से में ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं होती, हमको बहुत ज़्यादा हमको और इनपुट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम इनपुट में चीज़ों को किया जा सकता है। और जो उद्यम है जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं, बकरी पालन है या जिसमें भेड़ पालन है और गाय भी रख सकते हैं, भैंसें रख सकते हैं, इन सब पर सरकार की भी कई योजनाएं हैं, जिसमें राष्ट्रीय पशुधन मिशन एक योजना इस समय बड़ी कार्य जो जोरों पर चल रही है, बड़ी प्रसिद्ध हो रही है। उसके अंतर्गत बहुत सारा छूट है, सब्सिडी है जो किसानों को मिल रहा है और वो इनके अंतर्गत अलग अलग चरणों में अपनी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। और उसको फिर हमें किस तरह से मार्केटिंग में जोड़ना है। मैंने पहले भी आपको जो मॉडल बताए थे, उन मॉडल में जो प्रश्न था इनका कि भाई हमने तो छोटे स्केल से शुरू किया, तो मॉडल तो कई हैं, अब उसमें अब अगले मॉडल में आप बढ़ जाएं। अगर आपके पास 10 पक्षियों से आपने शुरू किया था, 10 मुर्गियों से आपने शुरू किया था, तो उसको हम अगले स्केल में ले जा सकते हैं। स्मॉल स्केल जो हमारा रूरल सिस्टम है उसमें जा सकते हैं, या सेमी इंटेंसिव सिस्टम में जा सकते हैं, या इंटेंसिव सिस्टम में जा सकते हैं, जहाँ हम थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ा के, थोड़ा थोड़ा इनपुट बढ़ा के और जो उससे इनकम है वो हम डबल कर सकते हैं, अपनी इनकम को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी हम जानेंगे किसान भाइयों से कि अगला सवाल किसका है। अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरा सवाल सर से ये है कि जैसे बकरी पालन हो या मुर्गी पालन हो, भेड़ पालन हो या गाय भैंस हैं, तो एक महामारी टाइप की आ जाती है 5-6 महीने या साल में, बारिश के टाइम पे ज़्यादा ऐसा होता है। तो ये कहीं खुरहा रोग हमारे भाषा में बोलते हैं इसको, तो इसका कोई उपचार या कोई टीकाकरण हो तो इसकी जानकारी मैं लेना चाहूँगा। बहुत सही, धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी। आपने बहुत सही सवाल किया है कि स्वास्थ्य करे, पशु का स्वास्थ्य अगर अच्छा हो तो अच्छा उत्पादन भी देगा। तो इसके लिए हम जानेंगे डॉक्टर मयंक से। ज़्यादातर मैं जो बताऊंगा जिसमें कि पशुपालन के लिए स्वास्थ्य का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के प्रबंधन में सबसे पहला स्टेप आता है कि इनको जो बीमारियां हैं उनके अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाए पशुओं के अंदर। वो किससे होती है? वो टीकाकरण से होती है। समय पर अगर टीकाकरण दिया जा रहा है, सभी आपके पास कोई भी स्पीसीज का पशु हो सकता है, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, मुर्गी पालक जो है मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग स्टेज पे है। जैसे मैं थोड़ा संक्षेप में आपको जानकारी दूँ, पशुपालक को उन्होंने सभी को के बारे में पूछा, तो मुर्गी पालन की हम लोग बात कर रहे थे। तो मुर्गी पालकों के लिए सबसे जो वैक्सीन या जिसका टीकाकरण आवश्यक है वो रानीखेत बीमारी है। तो रानीखेत के लिए 5 से 8 दिन के अंदर ही हमको पहली वैक्सीन F1 वैक्सीन जो होती है वो लगवानी चाहिए। दूसरा गंबोरो एक बीमारी होती है, मुर्गियों में बहुत लगती है, 14 दिन पर उसकी वैक्सीन टीकाकरण उसका भी हम करवा सकते हैं पशुपालक, जितने हमारे मुर्गी पालक भाई बहन हैं। और इसी तरह से 28 दिन पर हम फाउल पॉक्स, एक बीमारी बहुत पॉपुलर है, बहुत मुर्गियों का विनाश होता है इस बीमारी के अंदर, उसका वैक्सीनेशन कराना चाहिए। फिर F1 इसका रानीखेत की दूसरी एक बूस्टर डोज लगती है, वो भी हमको 8 सप्ताह की उम्र में उसको मुर्गियों में करवाना चाहिए। इसी तरह से बकरियों में और भेड़ों में PPR एक बीमारी है जो बरसात से पहले हमें इसका वैक्सीनेशन जरूर PPR का करवाना चाहिए, टीकाकरण, जिससे जो हम देखते हैं कि कई बार एक बकरी खत्म हुई, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई, इस तरह से पूरे गाँव में फैलती है। तो इन बीमारियों के लिए हमको आवश्यक रहता है। इन्होंने इसमें गाय और भैंस में भी कहा कि जो खुरपका मुंहपका बीमारी है, ये भी वायरस की बीमारी है, इन्फेक्शन है, जो एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेज़ी से फैलता है। हम जानते हैं कि भाई इन्फेक्शन को रोकने के लिए का ही माध्यम है टीकाकरण। तो पशु जो है वो ग्रुप में रहते हैं, साथ में रहते हैं, इसलिए इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है। तो उसको रोकने के लिए हमें टीकाकरण आवश्यक है। तो जो बीमारी खुरपका मुंहपका है या HS जो हम बीमारी कहते हैं, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गलघोंटू जिसको हम देसी नाम में जानते हैं, इनके लिए भी हमको बरसात से पहले टीकाकरण कराना आवश्यक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने हमारी जो पशुधन है उसके रख रखाव, उनके स्वास्थ्य का रख रखाव और अच्छा आय लेने का जो रास्ता बताया, ये बहुत ही उम्दा है। अभी जानेंगे और किन विषय किसान भाई का सवाल है आपका। हमारा सवाल ये है सर से जो है कि अंडा है, बकरा है, जैसे इनका उत्पादन होता है तो इनका सही विक्रय, सही रेट कैसे हमें मिल सके, जो है यही पूछना है। कि जैसे देसी का अंडा है, कहते हैं कि ज़्यादा महंगा जाता है, उससे भी महंगा कड़कनाथ का जाता है, तो इसका रेट हमें कैसे मिल सके,
जी। बहुत अच्छा सवाल है हमारे किसान बंधु का। इन्होंने जानना चाहा कि उत्पाद तो कर लेते हैं, उसकी बिक्री और उत्पादन जो आ जाता है उसका सही दाम कैसे मिले। मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो हमारे किसान भाई हैं उनको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, इस सेंस में कि आज क्या है कि हमको मार्केट में जाने से पहले ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप मार्केट में अपने उत्पाद को ले जाने से पहले पूर्व ही आप उस संबंधित उत्पाद का रेट आज मार्केट में क्या है जान सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जाने के बाद आपको जो जद्दोजहद होता है वो नहीं होगा और आप उचित जो आपकी लागत है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके बहुत सारे उपाय हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल एफपीओ चलता है, एफपीओ है या किसानों का संगठन है, उसके माध्यम से कई किसान आपस में मिलके अपने उत्पाद को एक जगह लाएं और उसको अगर बेचेंगे तो उससे आपकी जो आमदनी होगी वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है, और जो आपका उत्पाद का उचित मूल्य होगा वो आपको प्राप्त होगा। हमारी मुलाकात ऐसी महिला उद्यमी से हुई जो श्री अन्न पर काम कर रही हैं। मिलेट से कई तरह के उत्पाद बना रही हैं। अपने साथ कई महिलाओं को जोड़कर उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। हमारे साथ महिलाएं, हमारे करीब 30 महिलाएं हैं जिनको मैं रोजगार दिए हुए हूँ और उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हूँ। आज मैं ज्वार, बाजरा, मक्का, काकुन, कंगनी, इसका सारा नमकीन प्रोडक्ट है, मीठा प्रोडक्ट है, विदाउट शुगर है, क्योंकि हर घर में हर सभी बीमारियों से आपके मैदा और चीनी का प्रयोग करके बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग इससे मुक्त हों। मैं बस अपना यही कहूँगी कि मैं आज मैंने महिलाओं को घर घर पहुँचाने का इसको प्रयास कर रही हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा श्री अन्न का यूज करें। और बच्चा जो ये छोटे से बच्चे आजकल ये मोमोज है, चाउमीन है, इसका यूज करते हैं, तो मैंने इसके करीब 42 से 45 प्रोडक्ट तैयार करवाए हैं जो कि आज हम पुरानी प्राचीन चीज़ों को फिर से ला रहे हैं। आपके सिलवट्टे का प्रयोग कर रहे हैं, जतरिया का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाएं हमारी सारी इसी पे काम कर रही हैं, उसको मैं बताती हूँ। महिलाएं मेरी बड़ी खुशी से काम करती हैं। आज के इस चर्चा से ये साफ हुआ कि चाहे खेती बाड़ी हो या मुर्गी पालन हो या बकरी पालन हो, विशेषज्ञों की सलाह और आधुनिक तकनीकी की जानकारी आपको एक अच्छी आमदनी की ओर ले जा सकती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ साबित हो सकता है। सरकार का साथ और विशेषज्ञों का सलाह किसानों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है और ग्रामीण का जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत मजबूत हो रही है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे विशेषज्ञों और किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चौपाल चर्चा में हम एक नए विषय के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक देखते रहिए चौपाल चर्चा हमारे डीडी किसान पर। जब